गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में ये यहाँ तक किया था, एनालिटिक मेथड फॉर द रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। लेकिन अब हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड इन जनरल टू ए फोर्स एक्टिंग एट एन आर्बिट्री चूजन पॉइंट ऑफ बॉडी एंड ए कपल। देखो क्या कह रहा है, देखो ये कोई पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट, इससे एक फोर्स और एक कपल, ये मान लो रिजल्टेंट आर और इसका मान लेते हैं जी। ठीक है, कपल का जो रिजल्टेंट है वो जी मान लेते हैं। और ये मतलब जितने भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, कितने भी फोर्सेस हों, एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, एन फोर्सेस हों या कितने भी हों, एक्टिंग होने किसी रिजिड बॉडी पे लग रहे हैं, तो हम उसको रिड्यूस्ड कर सकते हैं एक सिंगल फोर्स में और एक कपल में। देखो कैन बी रिड्यूस टू ए फोर्स एंड ए कपल, और वो कहाँ? कोई भी आर्बिट्री चूजन पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ये मान लेते हैं कोई आर्बिट्री चूजन पॉइंट ओ है, इसको हम यहाँ से कोई सिंगल फोर्स और एक कपल में रिड्यूस कर सकते हैं। अब आपकी बुक में इसके दो प्रूफ दिए हुए हैं, एक वेक्टर मेथड, एक कार्टेशियन मेथड। लेकिन हमें पेपर में कोई मेथड मेंशन नहीं होता है, तो अगर आप पेपर में या तो स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट से फिर आप डायरेक्ट कोई भी प्रूफ कर सकते हैं। तो पर मैं आपको वेक्टर मेथड करा रही हूँ। अगर एंड में टाइम के अकॉर्डिंग में आपको कार्टेशियन मेथड की नीड लगी तो आपको ये करा दूंगी, बट अभी फ़िलहाल हम करते हैं वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड क्या कहता है? देखो, let the given system of forces consist of forces F1, F2, F3 up to so on Fn acting at points A1, A2, A3 up to so on An respectively of the rigid body। मतलब n फोर्सेस है, किन किन पॉइंट्स पे लग रहे हैं? A1, A2, An पॉइंट पे। ओ देखो, जैसे A1 फोर्स किसी पॉइंट कहीं भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, A3, A4 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ मैंने AR बना लिया, यहाँ कहीं AN बना लिया। हम सारे तो ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन हमने कुछ फाइनाइट पॉइंट्स मेंशन कर लिए, A1, A2, A3, A4, AR, AN। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल FR। ठीक है, अगर मान लो A1 पे फोर्स लगता तो F1, A2 पे लगता तो F2, ऐसे ही AR पे फोर्स लगा लिया तो FR। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम कोई आर्बिट्री पॉइंट लेंगे जैसे स्टेटमेंट में गिवन है, और इस आर्बिट्री पॉइंट O से देखो पोजीशन वेक्टर अगर मैं देखूं A1 से A1 तक, स्मॉल A1 अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे हल्का सा, A1, A2, लेकिन हमें वैसे ड्रॉ नहीं करनी है, हमें AR तक की कितनी हो जाएगी पोजीशन वेक्टर? AR वेक्टर। क्लियर? इस पॉइंट AR से हमने एक फोर्स लिया और एक आर्बिट्री पॉइंट लिया। आर्बिट्री पॉइंट क्या कहता है कि पोजीशन वेक्टर, हमें पता ही होता है कि किसी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस, उसको पोजीशन वेक्टर, ये बन जाएगी AR वेक्टर। यही बोल रहा है ये आपकी बुक में, लेट O बी एनी आर्बिट्री पॉइंट सच दैट A1, A2, AN बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A1, A2, AN विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O। मैंने आपको अभी यही बताया। कंसिडर द फोर्स FR एक्टिंग एट AR, ये AR पे कोई फोर्स FR एक्ट कर रहा है। इंट्रोड्यूस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस FR एंड माइनस FR एट पॉइंट O। देखो ये O था, इस पे मैंने ये जैसे इसके ही पैरेलल एक फोर्स ले लिया FR और एक नेगेटिव फोर्स ले लिया माइनस FR। देखो अब ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस आउट कर रहे हैं, तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगी तो जीरो ही हो जाएगा, कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा रिजल्टेंट पे। इंट्रोड्यूस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस FR एंड माइनस FR एट पॉइंट O सो दैट दे हैव नो इफेक्ट ऑन द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्सेस। नाउ द फोर्सेस FR एट AR एंड माइनस FR एट O। ठीक है, FR एट AR एंड माइनस FR एट O। देखिए अगर मैं देखूं ये चीज़ यहाँ से लेके ये कपल बना रहा है,
मैंने आपको बताया था ऐसे होता है ना कपल, अपोजिट डायरेक्शन में और इनकी आर्म होती है। तो ये माइनस एफ आर एट ओ एंड एफ आर एट ए आर, ये एक कपल बना रहा है और एक लेफ्ट आउट क्या बचा, एक फोर्स एफ आर। ठीक है, ये यही चीज़ बोल रहा है। नाउ द फोर्सेज एफ आर एट माइनस एफ आर एट ओ फॉर्म ए कपल, जिसका मूवमेंट, अब आप लोगों ने अगर साइंस स्टूडेंट्स अगर जो हैं उनको तो पता होगा कि मूवमेंट कैसे निकालते हैं, कि पोजीशन वेक्टर इनटू में फोर्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मूवमेंट क्या होता है, ए क्रॉस एफ, लेकिन अब हमें मूवमेंट अबाउट यहाँ बताना है तो कितना बन जाएगा, ए आर मतलब पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स कितना है, एफ आर। तो मूवमेंट तो हो गया ये। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है, इट फॉलोज दैट सिंगल फोर्स एफ आर is equivalent to a force FR at O together with a couple of moment AR क्रॉस FR। यानी ये जो है ये चीज़ एक कपल बन गई और इसका मोमेंट कितना हो जाएगा, AR क्रॉस FR। सिमिलरली फोर्सेज F1 F2 एक्सेट्रा एक्टिंग एट A1 A2 अप टू सो ऑन, वो तो हमें पता है कि इस पे F1 है इस पे F2, तो हमने जनरली एक जनरल पॉइंट उठा लिया AR आर इक्विवेलेंट टू आ फोर्सेज F1 F2 अप टू सो ऑन एक्सेट्रा ऑल एक्टिंग एट पॉइंट O। और इन सबका कपल ऑफ मोमेंट कितना होगा, जैसे इसका ए आर क्रॉस एफ आर है, अगर ए वन के अलोंग अगर मैं करती तो कितना होता, ए वन क्रॉस एफ वन, इसके अलोंग ए टू के अलोंग करती तो ए टू क्रॉस एफ टू, यहाँ इनका मोमेंट ये होता। और गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज कितने बचते, फोर्सेज भी एन है और मोमेंट्स भी कितने एन है। फोर्सेज यहाँ फिर कितने बचते, जैसे ये एफ आर बचा है तो एफ वन के लिए एफ वन, एफ टू अप टू सोन एफ एन। Acting at point A1, A2, AN is equivalent to a system of forces this acting at O together with the couple of moments this। ठीक है, अब अगर R रिजल्टेंट है, अगर मैं ये जो बचे हुए फोर्सेज है जैसे F1, F2, F1 इन सब का रिजल्टेंट ले लूँ तो R से डिनोट कर दिया, सम करते हैं F1 प्लस F2 अप टू सोन Fn। सिमिलरली अब G मैंने ले लिया कपल ऑफ मूवमेंट, सॉरी मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट कपल, तो उसको जी से डिनोट कर दिया। जैसे ए आर क्रॉस एफ आर आया था ना वो तो जनरल के लिए, लेकिन हर उसके लिए निकालेंगे तो ए वन क्रॉस एफ वन प्लस ए टू क्रॉस एफ टू अप टू सोन ए एन क्रॉस एफ एन। दस द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिड्यूस टू ए। अब हमने देखा कि एक सिंगल फोर्स था एफ आर, उसको हमने रिड्यूस कर दिया एक्टिंग एट एन आर्बिट्री चूजन पॉइंट ओ टुगेदर विद ए कपल मूवमेंट ऑफ जी। यानी एक सिंगल फोर्स को हमने रिड्यूस कर दिया एक कपल में और एक सिंगल फोर्स में, और हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट यही थी, कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स एंड ए कपल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। अगर ये एग्जाम में इनकेस आता है तो आपको ये पिछला आर्टिकल ये वेक्टर मेथड वाला पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये आर वेक्टर वही रिजल्टेंट है फोर्सेस का, तो इसको लिख सकते हैं समीशन एफ आर, और ये रिजल्टेंट है कपल का, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट कपल है तो इनका समीशन है ए आर क्रॉस एफ आर। अगर ये पेपर में कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी की तो आपको ये पूरा आर्टिकल करना पड़ेगा और फिर ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन बतानी है। इक्विलिब्रियम के लिए रिजल्टेंट को क्या होना पड़ता है, जीरो, तो आर भी जीरो और जी भी जीरो। आर जीरो का मतलब समीशन एफ आर जीरो और जी जीरो मतलब समीशन ए आर क्रॉस एफ आर जीरो। तो सबसे पहले हम एफ आर को मान लेते हैं और ए आर को मान लेते हैं है क्या। जैसे एफ वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मानते हैं ना वेक्टर को। यहाँ पे एफ आर है तो एक्स आर आई कैप प्लस वाई आर जे कैप प्लस जेड आर के कैप, और ए आर वेक्टर को क्या मानते हैं, स्मॉल एक्स आर आई कैप वाई आर जे कैप प्लस जेड आर के कैप। ठीक है, अब क्या था, आर जीरो है, आर जीरो का मतलब है समीशन एफ आर जीरो है, समीशन एफ आर जीरो मतलब दिस जीरो एक्स आर आई कैप दिस। अगर मैं इसको लिख सकती हूँ जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। अब कंपेयर करो, देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक्स आर जीरो वाई आर जीरो जेड आर जीरो समीशन, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ, एक्स जीरो वाई ज़ीरो और जेड ज़ीरो, यानी फोर्सेस जो हैं कंपोनेंट फोर्सेस के जो हमने कंपोनेंट लिए हैं एक्स वाई जेड वो क्या हो गए ज़ीरो। सिमिलरली अब जी भी ज़ीरो था, जी का क्या था ए आर क्रॉस एफ आर, और क्रॉस प्रोडक्ट हमने सीखी ही आई कैप जे कैप के कैप एक्स आर वाई आर जेड आर, और कैपिटल एक्स आर कैपिटल वाई मतलब इसके कंपोनेंट, फिर एफ आर के कंपोनेंट, वही डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेना। इसको
ज़ीरो के इक्वल रखेंगे क्योंकि हमने जो मोमेंट होता है कपल का उसको हम डिनोट करते हैं LI कैप प्लस GM कैप प्लस K कैप N। इसको ज़ीरो रखा मतलब L0 M0 और N0 यानी फोर्सेस के कंपोनेंट भी क्या हो गए ज़ीरो और ये LMN0 कपल के जो मूवमेंट है वो भी क्या हो गए उसके कंपोनेंट भी ज़ीरो। तो hence the necessary and sufficient condition for the equilibrium of a rigid body under the action of system of forces acting at a different point, sum of resolved part of forces along any three mutually perpendicular axes and the sum of moment of forces about these axes must vanish separately। यही हमने प्रूफ किया। ये कंडीशन है कि जब हमारे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है ये रेंच स्क्रू जो है ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, मुझे आपको उससे पहले ये वाला आर्टिकल कराना पड़ेगा पॉइंट्स सेंट्रल एक्सिस। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और वन मोर थिंग, ये इसके आर्टिकल सारे आर्टिकल इक्वली ही इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आते हैं और यहाँ इस चैप्टर से यूनिट 3 का कंप्लीट एक क्वेश्चन बन जाता है। तो हाफ पार्ट में इसके आर्टिकल आते हैं और हाफ पार्ट में इसका क्वेश्चन आता है। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू।